डीडी न्यूज पर। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी ना आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जी हाँ, जो लोग विघ्नों में रहकर भी अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, वही तो हमारे नायक कहलाते हैं, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे ही तमाम नायकों की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। हम जानते हैं कि यूपी का बुंदेलखंड हमेशा से पानी की समस्या से दो चार होता रहा है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्राम प्रधान की अथक कोशिशों से, प्रयासों से अब वहां पर पानी की समस्या नहीं रही है। यहां पर गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में अभियान चलवाया गया और साथ ही साथ ग्राम प्रधान तुलसीराम ने करीब 40 से ज़्यादा तालाब खुदवाए। उनकी कोशिशों का नतीजा रंग लाने लगा है और यहाँ पर पानी की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मिलिए उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले तुलसीराम यादव से, जो आज अनेक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उनका काम ही कुछ ऐसा है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। जल संरक्षण की दिशा में तुलसीराम द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में तुलसीराम जी के प्रयासों को सराहा था। दरअसल लुकतारा गांव के प्रधान तुलसीराम ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में लगभग 40 तालाब बनवाए हैं और उनमें से ज्यादातर तालाबों में नहर के माध्यम से पानी भरवा दिया। इससे गर्मी के दिनों में गांव के तालाब पानी से लबालब भरे हुए रहते हैं, जिससे इस इलाके का भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। गांव में हमारे 40 से अधिक खेत तालाब बनवाए गए, जिन खेतों का पानी कृषि कार्य में सिंचाई के काम में आ रहा है, जो कि पैदावार खेतों में बढ़ रही है। और जो 4 तालाब हमारे गांव में किनारे के हैं, उनका पानी केन कैनाल से लिफ्ट से भरवाया गया है, जिससे हमारे गांव के तालाबों का जो स्तर है वो हैंडपंपों के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे यहाँ प्रधान जी ने बहुत सारे काम किए, जैसे तालाब खुदवाया, भूमि विकास से 45 तालाब खुदवाए हैं और हमारे गांव के तालाब में मनरेगा द्वारा सफाई करवाई, बहुत सारी सहायता की है मनरेगा में और उनके द्वारा गांव का बहुत सारा विकास हो रहा है। पीएम द्वारा कार्यों की सराहना किए जाने के बाद प्रधान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वह पानी बचाने के लिए दोगुने जोश के साथ गांव और गांव के बाहर भी काम करेंगे। मुझे बहुत गौरव हुआ, मेरे गांव का नाम, जिले का नाम आया, बहुत अच्छा लगा। गौरतलब है कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर बहुत कठिनाई रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम ने गांव के लोगों को साथ लेकर मिशन मोड पर काम किया। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार इस लाइन को बनाया है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। इसके लिए उन्होंने खेत में ऐसी ढाल बनाई कि बारिश का पानी बर्बाद होने के बजाय खेतों के माध्यम से सीधे तालाब में जाता है। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अब उनके गांव में भूजल स्तर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि पानी की एक एक बूंद है बचाना, ऐसे है धरती को स्वर्ग बनाना। और इस दिशा में तुलसीराम जी द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो सही मायनों में अनुकरणीय प्रयास हैं। ये तो बात हुई
जल संरक्षण की। अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण से बचाव की दिशा में किस प्रकार के अनुकरणीय प्रयास हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर गाड़ियों को बायोडीजल से चलाया जाए तो कम वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि गाड़ियां कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। और इस दिशा में एनआईटी हमीरपुर के छात्र ने एक नवाचार किया है। उन्होंने कुकिंग ऑयल को किस तरह से मैनुअल तरीके से बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया है और किस प्रकार से ये वायु प्रदूषण से बचाव की दिशा में सहायक होगा, आपको दिखाते हैं। एनआईटी हमीरपुर में इस्तेमाल कुकिंग ऑयल से मैनुअल तरीके से तैयार बायोडीजल से अब संस्थान की गाड़ियों को चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, बायोडीजल के इस्तेमाल से संस्थान में चलने वाले जनरेटर और बायोडीजल से ही चलने वाले उपकरणों को भी संचालित किया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर के ऊर्जा अध्ययन में इस पहल से संस्थान को हर साल लाखों रुपए की बचत होगी और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल को लेकर भी लोग जागरूक होंगे। इस उपलब्धि को संस्थान में अध्ययनरत मैकेनिकल विभाग के एमटेक विद्यार्थी विजय महतो ने हासिल किया है। विजय महतो ने बताया कि 1 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल से 910 मिलीलीटर बायोडीजल तैयार किया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया को 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, नॉर्मल डीजल अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा एमिशन थोड़ा टॉक्सिक होता है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है। डीजल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ज़्यादा ये रिलीज होता है ना डीजल में। और अपना बायोडीजल में यूज करने से क्या होता है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70% कम कर देता है डीजल के मुताबिक, और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी 30% तक कम रिलीज करता है। ये बायोडीजल के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम होगा, क्योंकि गाड़ियां इसके इस्तेमाल के बाद कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेंगी और इस बायोडीजल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊर्जा अध्ययन केंद्र की इंचार्ज ममता अवस्थी ने कहा कि संस्थान में मैनुअल तरीके से इस कार्य को किया जाएगा ताकि डीजल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जा सके। जो बायोडीजल प्रोड्यूस होगा उस बायोडीजल को हम लोग इन हाउस जो डीजल सेट्स हैं उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं और उसका इकोनॉमिक वैल्यू ओबियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस करना है। जो डीजल जितना भी डीजल यूज़ होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ वेस्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द हॉस्टल्स और ऑल द कुकिंग एरियाज विच आर देयर इन आवर कैंपस। निसंदेह विजय महतो का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये नवाचार एक सराहनीय पहल। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूं तो आपने बहुत सारे घरों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे एक से एक बढ़कर खूबसूरत घर भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको अलीगढ़ के एक गांव डुबेड़ी में लेकर चलते हैं, जहां पर पर्यावरण प्रेमियों ने एक अनोखा घर बनवाया है। और ये घर इंसानों के लिए नहीं है, इस घर में है पक्षियों का बसेरा। कैसा है ये घर, चलिए देखते हैं। मिलिए अलीगढ़ के इगलास के गांव दुमेंडी निवासी राम निवास शर्मा से, जिन्होंने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी और ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया प्रकृति के संरक्षण का।
पर्यावरण में सहायक पक्षियों की घटती संख्या से चिंतित इन लोगों ने एक अनूठी पहल करते हुए पक्षी घर के निर्माण का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने राजस्थान के कारीगरों से संपर्क किया और गांव में पक्षी घर बनवाने का निर्णय लिया। कोशिश रंग लाई और लगभग 7 लाख की लागत से पक्षी घर का निर्माण हुआ। ये पक्षी घर 60 फुट ऊंचा है। इसमें 512 फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें पक्षी आसानी से रह सकते हैं। फ्लैट का निर्माण इस तरह से किया गया है कि हर मौसम में वो पक्षियों की सुरक्षा के लिए अनुकूल है। अब इस पक्षी घर में चिड़ियों का बसेरा है और यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोगों की सुबह खूबसूरत हो जाती है। अपने माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में हम अच्छा कार्य करना चाहते थे, तो बहुत सोच समझ के हमने पक्षी घर का निर्माण कराया, जिससे पर्यावरण का भी संतुलन हो रहा है। यहाँ पास में ही एक बगीचा था जो कट चुका है। वो पक्षी बेचारे घूम रहे होंगे, हमारे विचार में, हमारे मन में ये विचार आया और उनके लिए कोई जगह नहीं होगी तो एक अच्छी जगह मिल जाएगी और पर्यावरण का संतुलन भी हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों का बहुत योगदान होता है। ऐसे में आसमान में बेघर उड़ रहे पक्षियों के लिए घर बनाने की ये पहल सचमुच सराहनीय प्रयास है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अलीगढ़ से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने लिए तो सभी घर बना लेते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके लिए अगर कोई सोचता है तो वो सचमुच सलाम का हकदार है, प्रशंसा के लायक है। और कुछ ऐसा ही प्रयास ये देखने को मिला है। और अब हम बात करते हैं दिव्यांगों के हौसले और जज्बे की। आज दिव्यांग हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं, चाहे बात व्यापार की हो, रोजगार की हो, खेल की हो या फिर सामाजिक मुद्दों की हो। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, जहां पर दिव्यांगों ने अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से सभी को अपना कायल बना लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की गैलीरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलते क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटरों से कम नहीं हैं। बस ये सुन ही नहीं सकते तो क्या, विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ी दुनिया को जीतने का जज्बा रखते हैं, फिर चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। अपने प्रदर्शन से इन खिलाड़ियों ने सभी को चौंका दिया है। ये वो बच्चे ना ये बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। ये चाहते हैं कि आगे भी जो आने वाले दिनों में हम वॉलीबॉल और फुटबॉल और क्रिकेट मुख्तलिफ मतलब गेम्स ये खेलना चाहते हैं। इनके लिए ये एक अच्छा स्टेप उठाया है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि किस तरह से यहाँ पे इनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो आइंदा भी हम चाहते हैं कि ऐसे जो इनके लिए टूर्नामेंट्स है ये भी होने चाहिए, क्योंकि ये भी हम जैसे ही हैं। अब ये बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बट ये अल्लाह की तरफ से इनको है। बट उसके बावजूद इनका, मुझे लगता है कि इनका दिमाग हम जैसे आम हम लोग हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे ये कर रहे हैं। कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने जिला बधिर खेल संघ कुपवाड़ा के साथ 5वीं J&K T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया। नॉकआउट आधार पर आयोजित इस टूर्नामेंट में कश्मीर घाटी के 6 विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों ने हिस्सा लिया। कुपवाड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट इस बार जीता है एंड हम सब के सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया खेला सबने। और जहाँ तक कि उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स की बात है, तो हम सब उनके साथ बैठकर एक प्लान चार्ट आउट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलकर जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करें। ये बानगी है इस बात की कि दिव्यांगता भी होनहारों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने से नहीं रोक सकती है। बस जरूरत है हौसले और जज्बे की, जिसकी इन खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम जल्दी से हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के गया में। जी हाँ, बिहार के गया ज़िले में जैविक खेती में जुटी जो महिलाएं हैं, महिला किसान हैं, उन्होंने श्री विधि की प्राचीन प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक नया और अनूठा तरीका खोजा है। वो हर दिन के लिए किसी एक गांव को चुनते हैं और वहां पर किसी एक पेड़ के नीचे या खेत में इकट्ठी होती हैं और श्री विधि के जो लाभ हैं उनके बारे में गीतों को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से वो लोगों को जागरूक बना रहे हैं ताकि लोग अच्छी और उन्नत खेती कर सकें। खेतों में गुनगुनाती, गीत गाती ये महिलाएं विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। जी हाँ, ये महिलाएं हैं गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के नकनुपा ग्राम की, जो श्री विधि से खेती करके न केवल अपनी आय में कई गुना का इजाफा कर रही हैं, बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी कर रही हैं। दरअसल श्री विधि खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कम लागत और कम पानी की जरूरत पड़ती है और उत्पादन अच्छा खासा होता है। इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है, गोमूत्र और गोबर से खेती की जाती है। यहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादकता बढ़ती है, जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। फाइल प्रोडिंग और सोर्शियन होने से मिट्टी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। श्री विधि जो तरीका है खेती करने का, इसमें लागत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। कम पानी में भी किसान कर पाते हैं और इसमें कोई भी रसायन का व्यवहार नहीं किया जाता है। और जब प्रथम बार भी कहीं पर इसका जब परीक्षण हुआ तो प्रथम बार भी उपज बढ़ती है किसानों की और किसान इससे अधिक उपज पाते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल। बिहार में महिला किसानों के इस श्री विधि समूह की सदस्य अनीता देवी कहती हैं कि मुझे इन गीतों को गाना शुरू किए 6 या 7 साल हो गए हैं। शुरुआत में मैंने गीत गाने और गीत लिखने का प्रशिक्षण लिया और अब मैं औरों को भी प्रशिक्षित कर रही हूँ। जमा होते हैं तो वहाँ हम लोग गीत गाते हैं, तो गीत के माध्यम से थोड़ा सा भीड़ भी अच्छा लगता है और गीत के माध्यम से ज़्यादातर समझते हैं और करते भी हैं। कुछ लोकप्रिय धुनों पर तो कुछ पारंपरिक लोकगीत। जरा गौर से सुनिए। ये सभी गीत क्षेत्र में पानी और श्रम बचाने वाले गुणों के बारे में संदेशों से भरे हुए हैं। ये जहां आसपास के खेतों में काम करने वाली महिला किसानों के लिए सुलभ वातावरण प्रदान करते हैं, तो वहीं उन्हें सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। गांव की महिलाएं गायन में शामिल होती हैं और जब तक गीत समाप्त हो जाते हैं वो फसलों और लोगों के स्वास्थ्य पर रसायनों के दुष्प्रभावों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं। हम जब गांव में जाते हैं किसान दीदी से बात करते हैं, बात करने के बाद उनको प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उनसे उनको करने से हम जो बताते हैं श्री विधि से करना है, जैविक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, इससे उनको बहुत तरह का लाभ होता है। जैसे कि उनको पानी का बचत होता है, बीज का बचत होता है, मेहनत कम लगता है, उत्पादन जाता है और जो फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा है उनका बढ़ जाता है। गरीब किसान के लिए श्री विधि वरदान साबित हो रही है और यही कारण है कि गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उत्पादन बढ़ाने में श्री विधि से खेती करने के लिए जोर दिया जा रहा है। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अक्सर सुपारी के भूसे को कचरे के ढेर में डाला जाता रहा है, जो कि अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में भी हमेशा एक मसला खड़ा करता रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब सुपारी के भूसे से भी शानदार उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा ना? तो चलिए आपको मिलवाते हैं शिवमोगा के एक ऐसे दंपति से जिन्होंने सुपारी के भूसे को, इस रेशे को अपनी आय का जरिया बना लिया है और लंदन और यूरोप जैसे विदेशों में अपने लिए एक बड़ी मार्केट खड़ी कर दी है। आइए देखते हैं। पान सुपारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कई शुभ अवसर और उत्सव पर अलग अलग तरीके से सुपारी और पान का इस्तेमाल होता है।
कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये है सुरेश एसआर और उनकी पत्नी मैथिली, जो शिवमोगा में सुपारी के भूसे से बने रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसके जरिए वो कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत सजावट की चीजें जैसे ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। इन चीजों की बाजार में खूब मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को प्रदूषण और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने की राशि में बदल दिया है। इस रेशे से बनी चप्पलों की खूब मांग है क्योंकि वो स्वस्थ और कंफर्ट के लिए अच्छी मानी जा रही हैं। रेशे से लेदर के सामान बनाकर इससे वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं और जब ये बेकार होती हैं तो कूड़े के तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती क्योंकि इस रेशे को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। सुरेश को इस छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र से 20 लाख रुपए का लोन भी मिला है। सुरेश की पत्नी भी उनके इस काम में खूब साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है। सुरेश की इस पहल से अब दूसरे सुपारी उत्पादक किसान भी इसे आमदनी का जरिया मान रहे हैं और खुद ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं। सुरेश के नवाचार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब विद्यालयों में इसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को बताया जा रहा है। सुरेश के बढ़ते व्यवसाय और विदेशों में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखकर शिवमोगा के लोग इसे भूसे में सोना तलाश करने वाली बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोग हर दिन कितना कुछ खास कर रहे हैं। कहीं नए नए नवाचार हो रहे हैं तो कोई एक दूसरे की मदद को हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए नए नए प्रयास खोजे जा रहे हैं। हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।